हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, कल आप लोगों का एग्ज़ाम है और पूरे साल की जो मेहनत है उसका आपको एक कल रिजल्ट मिलने वाला है। रिजल्ट तो हालांकि बाद में आएगा, लेकिन आपने पूरे साल कितनी मेहनत करी है उसका आपको पता चल जाएगा कल जब आप एग्ज़ाम देकर आएंगे। और होपफुली आप सब ने बहुत अच्छी पढ़ाई करी है और बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, आप लोग चैनल के साथ बने हुए हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी तरफ से हमने कोशिश करी है कि आप लोगों को हर एक तरह का कंटेंट अवेलेबल कराया जाए, ताकि आपको एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो फिर भी हम एक लास्ट टाइम ऐसे क्वेश्चंस को आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं जो थोड़े से अनयूजुअल क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो हम नॉर्मली करते नहीं है, छोड़ देते हैं कि एग्जाम में ये नहीं आएंगे। उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में ना भी आए इस साल। ठीक है, उम्मीद हम यही करेंगे कि एग्जाम में ना आए इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़े से अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर इसमें से एक क्वेश्चन भी आ जाता है तो वो आपके मार्क्स पर इफेक्ट डाल सकता है। जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा कि कुछ एक दो क्वेश्चन थे तो ट्रिकी क्वेश्चन आ गए थे, तो वहां पर कुछ बच्चों के मार्क्स जितने आने चाहिए थे शायद उतने नहीं आ पाए थे, 2-4 नंबर उनके कम रह गए होंगे। ठीक है, लेकिन इस साल आप इस तरह की कोई भी कमी मत छोड़ना। ठीक है, जो लास्ट ईयर जिन बच्चों ने ट्रिकी क्वेश्चन करे थे उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई, लेकिन जिन्होंने नहीं करे थे उन्हें थोड़ा सा दिक्कत जरूर हुई थी। तो हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं जो ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ट्रिकी क्वेश्चंस हम करते हैं। और आपकी उम्मीद करते हैं कि एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी गया, बाई चांस गलती से अगर आ भी गया, तो आप उसको सही तरीके से अटेम्प्ट कर आएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो उसमें कुछ भी ऐसा ट्रिकी नहीं है जो आप लोगों ने अभी तक नहीं करा। सब कुछ बड़े अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, और अगर उसमें बड़े क्वेश्चंस की बात करोगे तो पाइप एंड सिस्टम्स के क्वेश्चन आ सकते हैं केस स्टडी के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर। तो आई थिंक वो उसमें वहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसा अनयूजुअल क्वेश्चन मिल जाए। ठीक ठाक सा क्वेश्चन आएगा जैसा नॉर्मली आता ही है। उसके बाद हम सेकंड चैप्टर पे चलते हैं। सेकंड चैप्टर में से हालांकि अभी तक कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आया, सब छोटे छोटे क्वेश्चन आए। लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा है जो हो सकता है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस में ज़्यादा किया भी नहीं होगा नोटिस, कि उस पर एक क्वेश्चन है हमारे पास। उसकी मेरे ख्याल लास्ट या सेकंड लास्ट एक्सरसाइज में ये वाला क्वेश्चन है एक। ठीक है, बाकी वर्ड प्रॉब्लम्स आप लोगों ने करी होंगी और जरूर करके रखना। वर्ड प्रॉब्लम्स भी ये मत सोचना कि उसमें से हमेशा एमसीक्यू ही आएगा, लेकिन ये वाली जो वर्ड प्रॉब्लम है ये थोड़ी सी अनयूजुअल है, और इसको अगर हम यहाँ पर कर लेते, अगर इस तरह का कुछ आ गया तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन में समझते हैं कि क्या ये कहना चाह रहा है। मैन्युफैक्चरर हैज 600 लीटर्स ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। हमारे पास 600 लीटर्स एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 12% एसिड है। अब हमने क्या करना है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% acid solution must be added to it so that the acid content in the resulting mixture will be more than 15% but less than 18%। हमारे पास सिचुएशन अभी क्या है, हमारे पास सिचुएशन ये है कि हमारे पास ये 600 लीटर सॉल्यूशन है। ठीक है, टोटल हमारे पास ये 600 लीटर सॉल्यूशन है जिसके अंदर एसिड का जो कंटेंट है वो 12% है। हमने इसके अंदर क्या करना है, हमने इसके अंदर x लीटर सॉल्यूशन और ऐड करना है। ये x लीटर सॉल्यूशन हमने इसमें ऐड करना है, और जिसके अंदर एसिड का जो कंटेंट है वो कितना है, 30% है। अब जब हम इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो ऐड करने पर हमारे पास जो रिजल्टेंट बन के आएगा, ये जो टोटल मिक्सर है, ये जो टोटल मिक्सर है ये कितना आएगा। पहले हमारे पास 600 लीटर था, x लीटर हमने ऐड किया तो टोटल हमारे पास बन गया इसमें 600 प्लस में x लीटर। ये तो आपके पास टोटल क्वांटिटी बन गई। अब इसमें कह रहा है कि जो एसिड की क्वांटिटी है वो 15% से ज़्यादा है और 18% से कम है। तो ग्रेटर देन 15% एंड लेस देन 18%। जो पहले 12% थी ये एसिड हमने डाला, इसमें 30% था, दोनों को हमने ऐड किया, तो ऐड करने पर जो एसिड की क्वांटिटी है 15% से ज़्यादा हो सकती है या 18% से कम हो सकती है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने x लीटर्स में सॉल्यूशन ऐड किया है, दैट x लीटर्स ऑफ 30% सॉल्यूशन, 30% एसिड सॉल्यूशन टू बी एडेड। तो हमारे पास अब इक्वेशन क्या बनेगी, हमारे पास पहले था 600 लीटर सॉल्यूशन जिसके अंदर एसिड की क्वांटिटी थी 12%। हमने इसके अंदर x लीटर ऐड किया जिसके अंदर है 30% एसिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो एसिड की क्वांटिटी आ रही है ये आ रही है ग्रेटर देन 15% ऑफ एसिड सॉल्यूशन। और 15% किसका होगा, 15% इस सॉल्यूशन का होगा ना।
तो 600 प्लस x 15%, ऐसे हो सकता है। या फिर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, लेफ्ट हैंड साइड आप सेम रखेंगे क्योंकि इतना हमारे पास था, इतना हमने ऐड किया, और जो ये एसिड आ रहा है आपके पास लेस देन 18% आ रहा है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनेगी, इन दोनों को आपको बस सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करके आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले हम ऊपर वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर देखो परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, परसेंटेज यहाँ भी है, तो परसेंटेज तीनों में से क्या करो, हटा दो, इसको हटा दो, ठीक है। और इसके अलावा 3 से देखो ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, ये भी कैंसिल हो रहा है, तो 3 कॉमन भी निकाल दो, तो क्या रहेगा हमारे पास 600 इंटू में 4, यहाँ पर रह जाएगा x इंटू में 10 ग्रेटर देन, यहाँ रह जाएगा आपके पास 600 प्लस में x इंटू में 5। ये इक्वेशन रहेगी। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें से भी ऐसा करो, परसेंटेज निकल गया हमारा बाहर, उसके बाद रह गया आपके पास 3 से यहाँ पर, ये 3 यहाँ से तो 6 कॉमन निकल जाएगा, 6 टू 12 प्लस 6 5 30 और ग्रेटर देन है ये, ठीक है। यहाँ पर कितना रह जाएगा 3। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ गया आपके पास 2400 प्लस 10x, यहाँ पर आ जाएगा 3000 प्लस 5x। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, यहाँ रह जाएगा 5x, ये रह जाएगा 600, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 120 से ज़्यादा। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1200 प्लस 5x 1800 प्लस 3x। इस बार इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो रह जाएगा 2x ग्रेटर देन, माइनस करोगे तो आ जाएगा 600, x की वैल्यू आ जाएगी ग्रेटर देन 300। तो यानी अगर हम लीटर्स के अंदर देखें तो कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, देयरफॉर सॉल्यूशन टू बी एडेड इन लीटर्स, सॉल्यूशन टू बी एडेड इन लीटर्स इज 120 से ज़्यादा करना है हमें और 300 से कम करना है। तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी कि 120 से लेकर 300 तक आप इसमें एसिड सॉल्यूशन ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में आपने वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत सारी हमने वर्ड प्रॉब्लम्स करी हैं। आई थिंक सबको वर्ड प्रॉब्लम बनानी आ चुकी हैं कि आपको कैसे कैसे लिखना है, कि रो में कैसे लिखना है, कॉलम में कैसे लिखना है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को उसमें डाउट लगता है तो लाइव सेशन के अंदर जो मॉक टेस्ट हमने करे थे उसमें ऐसे क्वेश्चंस थे, तो आप वो भी देख सकते हो या डिटरमिनेंट का वन शॉट देख सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो नॉर्मली हम ले नहीं करते, ठीक है, जो नॉर्मली हमने नहीं करे हैं, नहीं हम करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि भाई ए आपको ये दिया हुआ है, आपको इसका इन्वर्स फाइंड करना है एंड यूज इट, और ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। हम क्या करते हैं कई बार कि ऐसा क्वेश्चन देखने के बाद हमें पता है कि ऐसा क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स मेथड में किया है, सीधा मैट्रिक्स मेथड हम अप्लाई कर देते हैं। लेकिन आपको सीधा मैट्रिक्स मेथड यहाँ अप्लाई नहीं करना, आपको पहले इसका इन्वर्स निकाल के दिखाना। इस पर हम बाद में जाएंगे, पहले इसका इन्वर्स आपको निकाल के दिखाना है। तो इसका इन्वर्स निकालने के लिए इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। ये आ गया यहाँ पर 1, इधर से आ जाएगा 1 प्लस में 3 यानी 4 हो गया। इसका साइन चेंज करते हैं, इसको छोड़ेंगे यहाँ से, 2 प्लस में 3 5 हो गया, प्लस 1 यहाँ से 2 माइनस 1 ये आ गया 1। तो इसको सॉल्व करा हमने, 4 प्लस 5 9 प्लस 1, डिटरमिनेंट आ गया 10। अगर डिटरमिनेंट हमारा 10 आता है यानी नॉट इक्वल्स टू 0 आया, तो इसका मतलब हुआ कि इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ये लाइन भी आप इसमें दिखा दें। अब इन्वर्स निकालने के लिए हमें चाहिए कोफैक्टर्स, ताकि उससे हम एडजॉइंट बनाए। तो कोफैक्टर निकालो। कोफैक्टर का जो मैंने आपको शॉर्ट तरीका बताया हुआ है, आप उससे निकाल कर यहाँ पर वैल्यूज प्लेस कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर दिखाना आपको ज़रूर है। तो पहली लाइन के जो कोफैक्टर होते हैं वो तो यही होते हैं, ठीक है। 4 साइन चेंज हो जाएगा इसका, -5 और 1। उसके बाद आते हैं हम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पर। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ से -1 ये -1 ये -2, साइन चेंज हो जाएगा +2। सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 - 1 0 हो जाएगा। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 2, साइन चेंज हो जाएगा
-2। ठीक है, उसके बाद फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 -1 2 हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम -3 -2 -5, ये +5 बनेगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम आ जाएगा 1 प्लस में 2 यानी 3, ये बन गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे, एडजॉइंट निकाल दोगे। एडजॉइंट होता है इसका कोफैक्टर, तो आ गया 4 -5 1, और कोफैक्टर करो उसका ट्रांसपोज 0 -2 2 5 3, और इसकी हेल्प से हमने इन्वर्स निकाल दिया, क्योंकि इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट आपका आया था 10, तो उसको ऐसे लिख देंगे 1/10, और जो एडजॉइंट आया हम उसको ऐसे लिख देंगे 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। तो इन्वर्स तो हमारा निकल गया, यानी क्वेश्चन का हमने एक पार्ट कर लिया है। अब उसके बाद ये कहता है कि इस सिस्टम को आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करके यहाँ पर जो कोफिशिएंट है उसके हिसाब से पहले हम मैट्रिक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या 1 2 1, तो मैट्रिक्स बनाएंगे, आएगी 1 2 1, और -1 1 1 -1 1 1 1 -3 1 1 -3 1। अब यहाँ जो मैट्रिक्स बनकर आएगी ना, आपको ये देखना है कि ये मैट्रिक्स आपकी जो ए मैट्रिक्स बनी थी ये सेम बन रही है या इसका ट्रांसपोज बन रही है। ठीक है, दो ही केस बनेंगे, या तो सेम बनेगी या ट्रांसपोज बनेगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो कि 1 -1 1 इधर है, तो 1 -1 1 इधर आ गया। इधर क्या है 2 1 -3 2 1 -3, नीचे क्या 1 1 1, तो ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज बन रही है। तो आप इसको ए नहीं लिखेंगे, आप इसको ए ट्रांसपोज ही शो करेंगे, क्योंकि ए तो ऑलरेडी आपके पास ये है, और इसका ट्रांसपोज करने पर ये मैट्रिक्स आपकी बन रही है। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स हमारी बनी एक्स वाई जेड, और जो बी मैट्रिक्स हम बनाते यहां पर आ गया 4 0 2। ठीक है, ऐसे बना। अब हमें ये पता है कि यहां से जो रिलेशन हमारे पास आता है, हमें ये पता है कि भाई ए ट्रांसपोज को अगर हम एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बी के बराबर आता है। ए ट्रांसपोज को उधर लेके जाएंगे तो आ जाएगा ए ट्रांसपोज का इनवर्स इनटू में बी। अब ये ए ट्रांसपोज का इन्वर्स हम कहाँ से लाएंगे, एक प्रॉपर्टी ये थी कि अगर आप ट्रांसपोज का इन्वर्स करो या इन्वर्स का ट्रांसपोज करो, दोनों केसेस में वो बराबर ही रहता है। तो हम इसको लिखेंगे x इक्वल्स टू ए इन्वर्स और उसका ट्रांसपोज इनटू में भी। यहाँ पर प्रॉपर्टी बता देंगे कि हम ट्रांसपोज का इन्वर्स करते हैं तो हम इन्वर्स को ट्रांसपोज करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास इन्वर्स तो था ही, उसका ट्रांसपोज करके आपको लिख देना यहाँ पर। तो यहाँ पर ट्रांसपोज करके हमने लिखा 1/10 4 2 2 -5 0 5 1 -2 एंड 3। ठीक है, और b की वैल्यू आपके पास 4 0 2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखो 4 4 16, ये तो 0 हो गया, 16 और 2 18। यहाँ से करेंगे 2 4 8 0 और -4, तो यहाँ आ जाएगा 4 2 4 8 0 और 6, तो 8 और 6 14। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है इसकी 10 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1.8 0.4 और 1.4 1.8 0.4 और 1.4। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर इस वैल्यू को चेक भी कर सकते हो। हमेशा जब क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आएगा ना, चेक कर लेना ऐसे क्वेश्चन में, जैसे 1.8 0.4 और 1.4 आप मान लो इसमें रख के चेक कर लो। तो आप यहाँ पर -1.8 डालोगे, यहाँ 0.4, यहाँ +1.4, तो इसको सॉल्व करोगे तीनों को 0 आ जाएगा। तो ऐसे आप चेक जरूर कर लेना। अब ये क्वेश्चन भी इसका ये मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का, अब इसमें क्या कहता है कि ये मैट्रिक्स में आपको ए और बी को आपको ऐड मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट की हेल्प से आपको इसको सॉल्व करना है। यानी यहाँ पर भी अगर आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर दोगे तो नंबर आपको एग्जामिनर पूरे नहीं देगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है कि आपको कैसे क्वेश्चन दिया गया है, सीधा मैट्रिक्स मेथड मत अप्लाई कर देना इस क्वेश्चन में या पिछले क्वेश्चन में। और इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करने वाला आएगा, तो इसमें जो आंसर आएगा ए और बी को मल्टीप्लाई करके, या तो आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी या स्केलर मैट्रिक्स बनेगी। अब देखो कैसे, ए और बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 -2 3 1 -2 3 1 4 1 1 -3 2,
बी आ गया आपके पास 11 -5 -14 -1 -1 2 -7 1 एंड 6। इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ से आ गया 11 + 2 13, 13 -21, तो -21 में से 13 करेंगे हम तो आ जाएगा आपके पास -8। ठीक है, अब यहाँ पर देखो -5 और +2 -3 हो गया, और ये +3 0 आ गया। इधर से करेंगे -14 और -4 -18, ये आ गया +18, ये 0 आ गया। यहाँ से देखो 11 -4 7 हो गया, ये -7 0 आ गया। इधर से करेंगे -5 और -4 -9 +1 -8 आ गया। ऐसे इसको आगे सॉल्व करोगे 0 0 0 -8 ऐसे आएगा, -8 आ जाएगा बाहर। तो ये आपके पास आ गया, यानी ए बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -8 इंटू में आई आ रहा है। तो ऐसे ही बनेगा, या तो स्केलर मैट्रिक्स बनेगी या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी। अब आपको इसको यहीं पर छोड़ देना है। अभी अब ए का इन्वर्स निकालना है या बी का इन्वर्स निकालना है, वो डिसाइड करने के लिए हम पहले इसको बनाते हैं कि ये हमारा क्या बनकर आ रहा है। तो यहाँ पर देखो 1 -2 3, 1 -2 3 और 1 4 1 1 4 1 1 -3 2 1 -3 2। अब ये जो मैट्रिक्स बनकर आई है, ये देखो कि ये ए बन के आई है या बी बन के आई है, या तो ये ए बनेगी या ये बी बनेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ए बन रही है ये, तो इसको हम लिख देंगे ए। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स जैसे हम बनाते हैं वैसे ही एक्स वाई जेड, और उसके बाद फिर हम जो अगली मैट्रिक्स हम बी लिखते हैं तो वहाँ बी मत लिखना, क्योंकि यहाँ पर आपके पास बी ये आ चुका है। तो यहाँ पर कुछ और लिख दो, डी लिख दो। डी कितना बनेगा 6 12 1। अब यहाँ से रिलेशन क्या है हमारे पास कि भाई ए एक्स इक्वल्स टू डी है, और x की वैल्यू निकालनी है तो आपको a इन्वर्स इंटू में d फाइंड करना है। अब इन्वर्स निकालने के लिए यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, इन्वर्स आपका यहाँ से निकलेगा जो हमने ये बनाया था। तो इसलिए पहले आप ये देख लेना कि आपको a का इन्वर्स की रिक्वायरमेंट है या b के इन्वर्स की रिक्वायरमेंट है। अब a इन्वर्स की रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पर आप a इन्वर्स अगर दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर a इन्वर्स इंटू में a, ऐसे -8 a इन्वर्स इंटू में i। तो a इन्वर्स इंटू में a i बन जाता है, और i को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b बन जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी -8 टाइम्स ऑफ a इन्वर्स, यानी a इन्वर्स की वैल्यू क्या बनेगी b अपॉन -8। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो इन्वर्स आ रहा है उसकी जगह आपको b अपॉन -8 पुट कर देना है। मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन -8, और b की वैल्यू आपको यहाँ पर डाल देनी है, यानी आपको इन्वर्स निकालने की यहाँ पर कोफैक्टर से रिक्वायरमेंट नहीं है। इनटू में कर देंगे d 6 12 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ से 66 12 5 60, 6 बच गया, 6 -14 यानी -8 आ गया, -6 -12 -18 प्लस में 2 यानी -16, -42 और 12 -30 प्लस 6 यानी -24। तो -8 से इनको डिवाइड करोगे तो 1 2 3, तो x की वैल्यू आएगी 1, y की वैल्यू आएगी 2 और z की वैल्यू आएगी 3। तो हम तीनों वैल्यूज़ को चेक कर लो, यहाँ पर डालेंगे 1, यहाँ डालेंगे 2 तो ये -4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 3 9 9 और 10 10 -4 6, ये आपके पास 6 बन रहा है। मतलब हम आंसर हमारा यहाँ भी ठीक है। लेकिन दोनों क्वेश्चन के अंदर ही हमने मैट्रिक्स मेथड यूज़ नहीं किया है प्रॉपर। ये चीज़ का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आपको कैसे दिया गया है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, उसके बाद कोई चैप्टर आता है डिफरेंशिएशन, उसमें तो क्वेश्चन आ जाए वही गनीमत है। ट्रिकी क्वेश्चन तो बहुत बात की बात है, ठीक है, क्वेश्चन ही आ जाए वही बहुत गनीमत है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, कहता है कि काइट इज़ 120 मीटर हाई। एक काइट है 120 मीटर की हाइट पर उड़ रही है, एंड 130 मीटर ऑफ स्ट्रिंग इज आउट, और जो स्ट्रिंग है उसकी जो डोर की जो लेंथ है वो 130 मीटर है। इफ़ द काइट इज़ मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द रेट ऑफ 5.2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जैसे मान लो कि काइट की जो हाइट है आपकी ये 120 मीटर है, ठीक है, ये इसकी डोर की लेंथ हो गई, और ये इसका अभी यहाँ से डिस्टेंस है। इसको अगर हम x एज्यूम करके चलते हैं, इसको हम y एज्यूम करके चलते हैं कि जो ये डोर है इसकी लेंथ है y, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x है। तो ये कह रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है अगर ये इस रेट से चले, मतलब पतंग आपकी इस रेट से ऐसे हॉरिजॉन्टल आगे बढ़े, दैट मीन्स dx/dt की वैल्यू आपको दी हुई है इसने
5.2 मीटर पर सेकेंड। अब ये जब आगे चलेगी, x जब आगे चलेगा तो y को भी आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि पतंग आगे जाएगी तो डोर भी तो आगे जाएगी भाई। ठीक है, बिना डोर के आगे जाए पतंग आगे कैसे जाएगी? तो अगर x में कुछ चेंज होगा तो y में क्या चेंज होगा, यही हमें फाइंड करना है, यही हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर पहले एक रिलेशन आपके पास ये है, इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं, फिर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कि रिलेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 120 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये रिलेशन तो आपके पास बन गया। इस केस में जब y की वैल्यू 130 है, क्योंकि स्ट्रिंग जब पहली सिचुएशन है जब इसकी हाइट 120 है और अभी पतंग यहाँ पर है, तो जो ये स्ट्रिंग की जो लेंथ है ये अभी हमारे पास 130 दी हुई है। यानी अगर y की वैल्यू 130 है तो उस केस में अभी x की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो इसको हम उधर ले जाते हैं। 130 का स्क्वायर हो जाएगा 19600, इसका हो जाएगा 1440, तो माइनस करेंगे 2500 आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपके पास 50। जब x की वैल्यू 130 है तो y की वैल्यू, ये डिग्री नहीं है, x की वैल्यू 130 है तो y की वैल्यू 50 है। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस अपनी इक्वेशन पर। तो यहाँ पर कहता है एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करोगे आएगा 2x, और x का करेंगे तो आएगा dx/dt, और इसका तो हो जाएगा 0, इसका आ जाएगा 2y dy/dt। अब जो जो वैल्यूज़ आपके पास है उनको यहाँ पर पुट कर देना है। तो 2 इंटू में x की वैल्यू है 50, dx/dt है 5.2, इसको लिख देते हैं 52/10 करके लिख देते हैं। 2y की वैल्यू है 130, और dy/dt आपको फाइंड करना है। तो सॉल्व करिए इन सबको। ये कितना था, 52/10 है, ये 5 पे कट जाएगा, ये वाला 2 इससे कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 6 30, 26 से ये कट जाएगा 2 पर, तो dy/dt आ जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड। यानी जो उसकी स्ट्रिंग है वो 2 मीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रही है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि एक फर्म नोज दैट प्राइस पर यूनिट पी ऑफ वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट इज लीनियर। ये कह रहा है कि एक फर्म है, उसको पता है कि जो प्राइस पर यूनिट है उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। तो लीनियर इक्वेशन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा ऐसे, तो आप क्या करेंगे, जो इक्वेशन है लेट लीनियर इक्वेशन बी, इसको मानो आप p इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। p का मतलब प्राइस है, x का मतलब क्वांटिटी है, a और b हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी। कह रहा है इट आल्सो नोज दैट इट कैन सेल 1400 यूनिट व्हेन द प्राइस इज ₹4। इस कंडीशन को आप पहले यूज करो, प्राइस की जगह रखो आप 4 और x की जगह रखो आप 1400, ये बनेगी पहली इक्वेशन। एंड इट कैन सेल 1800 यूनिट एट ए प्राइस ऑफ ₹2। अगर हम प्राइस की जगह 2 रखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 1800। तो ऐसे दो आपके पास इक्वेशन बनेगी, पहले इनको सॉल्व कर लो, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2, ए तो कैंसिल हो जाएगा, इधर से आ जाएगा आपके पास -400 बी, इसको इधर लाओगे तो b की वैल्यू बनेगी -2/400, यानी -1/200। ये तो आ जाएगा b। अब b को पुट कर दो, फर्स्ट या सेकंड कहीं पर भी पुट करो। 4 इक्वल्स टू a प्लस 1400 इंटू में -1/200, ये कैंसिल, 2 से ये भी कैंसिल, तो -7 आएगा, -7 इधर आके प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू आएगी 11। तो जो रिलेशनशिप आपका ये था, ये क्या बन जाएगा, p इक्वल्स टू 11 - 1/200x। ये हमारे पास एक लीनियर रिलेशनशिप बन गया प्राइस और यूनिट के बीच में। अब आगे क्या कह रहा है, फाइंड द प्राइस पर यूनिट इफ x यूनिट आर सोल्ड फॉर डिमांडेड, वो हमने निकाल दिया। आल्सो फाइंड द रेवेन्यू फंक्शन एंड द मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन। तो रेवेन्यू फंक्शन क्या होता है, रेवेन्यू फंक्शन होता है p इंटू में x। तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या बनेगा, पहले रेवेन्यू तो बना लो। रेवेन्यू p तो आपके पास ये है, इसको x से मल्टीप्लाई करो, 11x - 1/200x स्क्वायर। फिर कहता है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब होता है कि आप रेवेन्यू का कर दो डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 11 - 2/200x, यानी ये बचेगा 11 - 1/100
100x। तो इस तरह से जो लीनियर वाला ये क्वेश्चन होगा, आप लोगों ने शायद बहुतों ने क्वेश्चन करा भी नहीं होगा, मैं बताऊं। तो इसलिए इस क्वेश्चन को भी एक बार देख लेना, ताकि अगर ऐसा आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाए। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर कहता है कि एक विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगल अबव विच देयर इज ए सेमी सर्कल। इस तरह का क्वेश्चन मैंने वन शॉट में भी कराया था, फिर भी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा अनयूजुअल है। ये कह रहा है कि एक विंडो है, रेक्टेंगल की शेप में है, जो कि उसके ऊपर एक सेमी सर्कल है। ये विंडो होगी, इसके ऊपर ये सेमी सर्कुलर ओपनिंग होगी। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द विंडो इज पी, जो इसमें अनयूजुअल चीज़ है वो पेरीमीटर ही है। अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, पेरीमीटर में रेक्टेंगल का और सेमी सर्कल का पेरीमीटर ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर रेक्टेंगल की लेंथ में ये वाला जो डिस्टेंस है इसका सेमी सर्कल का, ये मैं आर लेता हूँ, तो ये वाली जो लेंथ है ये बनेगी टोटल 2r, ये हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा x, क्योंकि रेक्टेंगल है। तो पेरीमीटर वाला जो क्वेश्चन आप करोगे, इसके अंदर ध्यान रखना कि आपको दोनों का पेरीमीटर ऐड नहीं कर देना है। यहाँ पर पेरीमीटर का मतलब हो गया कि जो इसकी आउटर बाउंड्री है, मतलब ये और ये, इन चारों को आपको ऐड करना है, तो वो बनेगा आपका पेरीमीटर। तो इसने क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पेरीमीटर, इसने क्वेश्चन में पेरीमीटर आपको दिया हुआ है p। अगर हम फिगर के हिसाब से चलेंगे तो पेरीमीटर पे ना ये वाली जो लेंथ है 2r प्लस इधर से ये x, इधर से ये x, दोनों को ऐड कर देते हैं 2x प्लस, अब ये जो पेरीमीटर है ये सर्कमफेरेंस होगी सेमी सर्कल की। सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस होती है पाई आर, सर्कल की 2 पाई आर होती है, तो इसकी 2 पाई और इसकी पाई आर हो जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा पाई आर और टोटल आ गया पेरीमीटर पी। अब यहाँ से आर या एक्स किसी एक की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो मेरे ख्याल एक्स की वैल्यू ही निकालनी आपको आसान है। आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, तो इन दोनों को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू पी माइनस 2r माइनस पाई आर। तो x की वैल्यू बन जाएगी p माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में कहता है कि शो दैट द विंडो विल एडमिट मैक्सिमम पॉसिबल लाइट ओनली व्हेन द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज दिस। मतलब r जब ये होगा तो इसमें से हम मैक्सिमम लाइट ले पाएंगे। तो मैक्सिमम लाइट तब हम ले पाएंगे जब इसका एरिया मैक्सिमम आएगा। तो एरिया को अगर हम डिनोट कर लेते हैं ए से, एरिया के अंदर आपको दोनों को ऐड कर देना है। एरिया में रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ और सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई आर स्क्वायर, इसको आपको ऐड कर देना है। तो लेंथ हमने ले रखी है यहाँ पर 2r और ब्रेड्थ ले रखी है हमने x, यहाँ पर तो ये r ही है। अब यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को आपको या तो r में कन्वर्ट करना है या x में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर देखो x आपके पास एक ही जगह, तो इस x की जगह पर आप ये वैल्यू पुट कर दो, p माइनस 2r माइनस पाई आर डिवाइडेड बाई 2 प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, r को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा पी आर माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर स्क्वायर है, ये हाफ पाई आर स्क्वायर है, ये दोनों आपस में सॉल्व हो सकते हैं, तो इनको सॉल्व कर लो पहले। ये रह जाएगा माइनस हाफ पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया एरिया का। अब हमें ये देखना है कि ये मैक्सिमम कहाँ पर होगा, तो इसका डेरिवेटिव हम कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो पी आर का डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा पी को यहाँ पर एज ए कांस्टेंट लेना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन के अंदर दे ही रखा था, तो ये वाली वैल्यू तो भाई कांस्टेंट है। तो यानी पी यहाँ पर आ गया माइनस 2r स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे आ जाएगा 4r माइनस यहाँ से r स्क्वायर का करोगे तो 2 आगे आ जाएगा, तो ये 2 पाई r और अपॉन में 2 भी है, इससे ये कैंसिल। तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव बना, इसको पुट कर देते हैं 0। इन दोनों को उधर ले जाओ, दोनों के अंदर r आ रहा है, r कॉमन निकालो, 4 प्लस पाई, तो r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगी p अपॉन में 4 प्लस पाई। तो देखो हमारे पास वैल्यू तो ये आ गई है। अब हमें बस ये दिखाना है कि इस वैल्यू पर हमारा एरिया मैक्सिमम है, तो उसके लिए आप निकाल दो सेकंड डेरिवेटिव। तो p का डेरिवेटिव 0, माइनस 4r का माइनस 4 और इसका आ जाएगा माइनस पाई। तो माइनस कॉमन निकालेंगे तो जो भी वैल्यू यहाँ रहेगी तो वो नेगेटिव ही रहेगी। नेगेटिव रहने का मतलब है कि जो एरिया है इसका मैक्सिमम आ जाएगा
एट आर इक्वल्स टू पी अपॉन में 4 प्लस पाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहता है कि द कॉस्ट ऑफ ए फ्यूल फॉर रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड जनरेटेड इन किलोमीटर पर आवर। ये कह रहा है कि जो कॉस्ट है फ्यूल की कॉस्ट जो बस रनिंग ए बस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द स्पीड, इसके स्पीड की स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर हम कॉस्ट ऑफ फ्यूल को सी ले लें तो ये प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर ऑफ स्पीड। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हमने हटाएंगे तो ये बन जाएगा के इंटू में एस स्क्वायर। फिर आगे कहता है कि इफ रुपीज़ 48 रुपीज़ पर आवर व्हेन द बस इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो पहली वाली लाइन आपको दे रखी है इसकी हेल्प से आप के की वैल्यू निकाल सकते हो। तो सी आपको दे दिया यहाँ पर, इसने स्पीड दे दी इसने, सॉरी कॉस्ट दे दी इसने 48 और स्पीड दे दी इसने 20 किलोमीटर पर आवर। तो के की वैल्यू आप निकालेंगे तो आ जाएगा 48 अपॉन में ये आ जाएगा नीचे यहाँ पर 400। तो 4 से काटोगे 100 पे कटेगा, 4 से काटोगे 12 पे कट जाएगा, फिर 4 से काटोगे 25। तो के की वैल्यू आ जाएगी 3/25। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो आपके पास एक ये रिलेशन बन गया 3/25 एस स्क्वायर। ये हमारे पास इसकी कॉस्ट का रिलेशन बन गया। अब आगे कहता है कि व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड इफ द फिक्स्ड चार्ज आर ₹108 फॉर एन आवर ओवर एंड अबव द रनिंग चार्जेज। अगर 1 घंटे का जो चार्ज है वो 108 रुपये और लगता है। ठीक है, ये तो स्पीड के अकॉर्डिंग लगता है, लेकिन वो लगता है 1 घंटे के हिसाब से। अब तो टोटल आपको मतलब ये बताना है कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड क्या होगी, यानी किस स्पीड से हम चलें कि पेट्रोल का जो खर्चा है ना हमारा वो थोड़ा सा कम रहे, मेंटेन रहे, ज़्यादा हवाबाजी इसमें करने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो हमने मान लिया कि जो डिस्टेंस हम ट्रेवल कर रहे हैं, वो है डी। तो लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी डी किलोमीटर। तो इसके हिसाब से जो टाइम लगेगा ये कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टाइम का फार्मूला डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, यानी इतने आर हमें लगेंगे। अब यहाँ पर ये जो खर्चा लग रहा है ये पर आर के हिसाब से लग रहा है ये भी, क्योंकि इसने स्पीड में दिया था कि भाई किलोमीटर पर आर। तो यानी इसको अगर हम इस टाइम से मल्टीप्लाई करें तो ये कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास। तो टोटल कॉस्ट है उसको हम डिनोट कर लेते हैं, लेट टोटल कॉस्ट डिनोटेड बाय ए, क्योंकि सी तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं तो यहाँ पर ए से डिनोट कर लेते हैं। तो ये वाली जो हमारे पास कॉस्ट आई है 3/25 एस स्क्वायर इंटू डी अपॉन एस। ठीक है, ये हो गया। प्लस इसके अलावा एक खर्चा और ये बता रहा है कि 108 रुपये पर आर और लगता है। तो 1 घंटे का अगर 108 है तो इतने आर का कितना हो जाएगा, 108 इंटू में डी बाय एस। तो यहाँ पर ये एस इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास 3D अपॉन में 25, एस को मैंने अलग लिखा, यहाँ पर भी हम ऐसा करते हैं 108 अपॉन एस स्क्वायर, ओ सॉरी एस, क्योंकि एस यहाँ पर क्या है, एस यहाँ पर वेरिएबल है। जो डिस्टेंस है वो तो एक जैसा ही रहेगा ना, तो डिस्टेंस तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो वो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी आपको इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एस। तो यहाँ एस का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये बनेगा 3D अपॉन में 25। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो जैसे 1 अपॉन एस का करते हैं, -1 अपॉन एस स्क्वायर, वही करना है यहाँ पर। ऊपर 1 की जगह ये लिखा हुआ है तो ये लिख देंगे, नीचे आ जाएगा एस स्क्वायर। अब इसको आप पुट कर लो 0 और यहाँ से एस की वैल्यू निकालो, ये इधर चला जाएगा। तो यहाँ पर देखो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, 3 से और ही कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9, 3 6 18, एस स्क्वायर को यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे, तो एस स्क्वायर बन रहा है 25 इंटू 36। इनको मल्टीप्लाई मत करो क्योंकि हमें एस की वैल्यू चाहिए, तो इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। नेगेटिव होता नहीं है तो नेगेटिव में लाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एस का जो स्क्वायर, एस की जो वैल्यू है ये बनेगी 5 इंटू में 6 मतलब 30। अब आपको ये चेक कर लेना है कि इस पर जो इकोनॉमिकल स्पीड है हमारी, मतलब इकोनॉमिकल खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है, मतलब ये जो वैल्यू आ रही है आपके पास ये मिनिमम है या नहीं है। तो इसका सेकंड डेरिवेटिव आप निकालो,
तो यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है, ये तो जीरो ही हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा, ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 216 डी अपॉन में एस क्यूब, और साइन जो है माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप s की जगह 30 डालते भी हो, एट s इक्वल्स टू 30, तो सेकेंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है ये आनी है 216 डी अपॉन में 30 का क्यूब, यानी जो भी वैल्यू आनी है पॉजिटिव ही आनी है। इसका मतलब a यहाँ पर होगा मिनिमम एट s इक्वल्स टू 30 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर आप इस स्पीड से चलते हो तो खर्चा जो है ना पेट्रोल वगैरह का वो कम पड़ेगा हमें, इकोनॉमिकल हमारी स्पीड होगी। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर। अब उसके बाद जो चैप्टर आता है इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत वाइड टॉपिक है, वो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं काफ़ी। तो उसके अंदर मतलब जो क्वेश्चन है वो उन्हीं में से ही आने हैं अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है तो। ठीक है, प्रोड्यूसर सरप्लस कंज्यूमर सरप्लस के क्वेश्चन जरूर कर लेना। नो यूजुअल क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कुछ कोई अलग से क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल क्वेश्चन है। और उसके बाद फिर आता है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो सब कुछ ठीक ठाक है। जो भी अनयूजुअल क्वेश्चन इसमें से बनेगा वो ग्रोथ एंड डीके मॉडल, उसमें भी जो पॉपुलेशन बैक्टीरिया ये वाले क्वेश्चन आप लोग अच्छे से कर चुके हो। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है उसका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, और एक क्वेश्चन लिया है ड्रग एसिमिलेशन मेथड का। ठीक है, बहुत से बच्चों का डाउट है कि सर करना है नहीं करना है, तो वही कर लो, कम से कम इस वीडियो से देख के कर लो, अगर आ जाए तो आप कम से कम इसको कर तो पाओ। तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चन में कह रहा है कि एक केक है जो जिसको हमने रिमूव किया एक ओवन से, 250 डिग्री फ़ारेनहाइट उसका टेम्परेचर है, एंड लेफ्ट टू कूल एट ए रूम टेम्परेचर विच इज़ 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। आफ्टर 30 मिनट द टेम्परेचर ऑफ द केक इज़ 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। आफ्टर 30 मिनट, आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास किसी चीज़ का टेम्परेचर होता है T, let capital T be the temperature at any time small t, तो इसका जो रेट ऑफ चेंज होता है टेम्परेचर का, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड माइनस टेम्परेचर ऑफ रूम टेम्परेचर, मतलब डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रूम। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू T माइनस A, वेयर A इज रूम टेम्परेचर कह सकते हो, या फिर टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग कह सकते हो। तो अब यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हम हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर आपको साइन लगाना है माइनस और आगे लिख देना है K। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि जब आपने केक निकाला उसके बाद केक का जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा, बढ़ेगा नहीं, तो इसलिए माइनस लगाना है। और जो A है हमारे पास फिक्स रहेगा, रूम टेम्परेचर 70, तो ये तो आपका फिक्स रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये आपके पास इक्वेशन एक बनी। अब इसको नॉर्मली जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे, T माइनस 70 को यहाँ नीचे ले आएंगे। बस ये स्टार्टिंग का स्टेप है, ये डिफरेंट है, बाकी सब कुछ जो और क्वेश्चन हमने करे उन्हीं की तरह ये चलेगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो इसका आ जाएगा log ऑफ T माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस C। अब सबसे पहले आपको यहाँ पर C की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम पुट करते हैं T0। T0 का मतलब होता है कि इनिशियल कितना टेम्परेचर है। तो यहाँ पर आपको इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है कि जो हमने केक को वहाँ से रिमूव किया ओवन से, तो टेम्परेचर था 250 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो T आ गया आपके पास 250। इस 250 को यहाँ पर पुट करेंगे T की जगह, ये 0 हो जाएगा। तो C की वैल्यू बनेगी आपके पास, इसमें से इसको माइनस करोगे, 15 में से 7 गए 8, log ऑफ 180। इसको यहाँ पर पुट कर देंगे तो इक्वेशन बनेगी आपके पास log ऑफ T माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस KT प्लस log ऑफ 180। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब उसके बाद जो अगली कंडीशंस है उस पर आपको चलना है। तो वो कह रहा है कि आफ्टर 30 मिनट्स द टेम्परेचर ऑफ द केक इज़ 150 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 30 मिनट के बाद केक का जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री फ़ारेनहाइट है। मतलब अगर हमारे पास T 30 है, इफ़ T इज़ 30 देन कैपिटल T इज़ 150 डिग्री।
तो इन दोनों वैल्यूज़ को आपको यहाँ पर पुट करके के की वैल्यू निकाल देनी है। लॉग टी माइनस 70 है तो यहाँ पर आ जाएगा लॉग 150 माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस के टी माइनस के 30 के लिख दो सीधा, ठीक है, टी की वैल्यू 30 आ गई, प्लस में लॉग 180। आप इसको इधर ले जाओगे, इसको उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 30 के, ये आ जाएगा लॉग 180 माइनस लॉग, यहाँ आ जाएगा 80। इन दोनों में लॉग की प्रॉपर्टी लगाना तो ये बन जाएगा लॉग 180 अपॉन 80 और 30 इधर आ जाएगा तो k की वैल्यू बनेगी 1/30 लॉग, यहाँ से ये कैंसिल, 2 से काट देंगे, 2 9 18 और 2 चौक 8। अगर आपको ये log 9/4 इसकी कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो इसको आप वैल्यू को पुट करना, नहीं दे रखी है 9/4 की या 4/9 दोनों में से किसी एक की वैल्यू दे रखी हो तो पुट करना, नहीं तो आंसर को ऐसे log में लेकर ही चलना। k की वैल्यू आ गई है। अब ये कहता है कि आफ्टर हाउ मच टाइम विल इट बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये कितनी देर में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, मतलब कैपिटल T की वैल्यू, इफ़ कैपिटल T इज इक्वल्स टू 100 देन व्हाट इज स्मॉल t, ये हमें बताना है। तो ये जो इक्वेशन हमारे पास बन के आई थी log t माइनस 70, यहाँ पर t की जगह पर आप पुट कर देंगे 100 माइनस 70 इक्वल्स टू माइनस के टी, तो k की वैल्यू आपके पास ये आई है और प्लस में log 180। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, के टी था, तो इसको आप इधर ले आना, इसको उधर ले जाना, तो ये बनेगा आपके पास 1/30 log 9/4 t इज इक्वल्स टू log 180 माइनस, ये आ जाएगा आपके पास log 30। इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं तो ये बना आपके पास, और इस 30 को चलो बाद में करते हैं, ये आ जाएगा आपके पास log 180 माइनस 30, इसको ऐसे लिखेंगे 180/30, इससे ये कैंसिल। अब हमें वैल्यू चाहिए t की, तो ये 30 ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो t बनेगा 30 और 3 से तो ये और भी कट जाएगा, log 6 अपॉन में log 9/4, या 9/4 को आप उसमें लिख सकते हो डेसिमल में, तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ऐसे लिख सकते हो। तो t की वैल्यू आपके पास इतनी बन गई, और ये क्या था, मिनट्स में था, क्योंकि टाइम यहाँ मिनट्स में है, तो ये आपका आंसर आपका मिनट्स में आ जाएगा, log 6 अपॉन में log 2.25, तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में कहता है कि ये क्वेश्चन है हमारे पास ड्रग एसिमिलेशन मेथड का, और ये आपको बताऊं तो सीबीएसई का जो सैम्पल पेपर था 2021-22 का, उसमें ये क्वेश्चन था, तो हम ये नहीं कह सकते कि सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है, हम ये नहीं कह सकते हैं, इसलिए अच्छे से कर लेना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको एमएल की जो बुक है या सीबीएसई हैंड बुक, एक क्वेश्चन उसमें दिया हुआ इसी तरीके का, एक ये थोड़ा डिफरेंट उससे क्वेश्चन है, लेकिन है दोनों का सेंस सेम ही। तो कह रहा है कि जनरल एनेस्थीसिया इज यूज फॉर द मेजर ऑपरेशन टू क्योर द पेशेंट एंड कंडक्ट पेन फ्री सर्जरी, प्रोपोफोल इज ए कॉमनली यूज्ड एनेस्थेटिक इंजेक्ट। ये सारी साइंस की बातें हैं, बेशक आप इसको छोड़ देना भैया, कौन सी दवाई दे रहे हो, कब दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उसका को छोड़ो। हम आगे यहाँ पर बात करते हैं कि पेशेंट इज रश टू ऑपरेशन थिएटर फॉर ए 2 आवर कार्डियक सर्जरी, ठीक है, 2 घंटे की कार्डियक सर्जरी होनी है। ए पर्सन इज एनेस्थाइज्ड व्हेन इट्स ब्लड स्ट्रीम कंटेन एटलीस्ट 3 mg ऑफ प्रोपोफोल पर kg ऑफ बॉडी वेट, यानी जितना उसका बॉडी वेट है उसके हिसाब से उसको 3 मिलीग्राम हमें दवाई देनी पड़ेगी ताकि वो 2 घंटे के लिए एनेस्थाइज हो सके। द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोफोल x, द रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इसमें दवाई होती है उसको हम x लेकर चलते हैं, इन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोपोफोल प्रेजेंट एट दैट टाइम। अब उसके अंदर जब हमने दवाई डालेंगे तो दवाई का जो असर है वो धीरे धीरे कम होगा, तो वो कम होने का जो रेट है वो कह रहा है कि जितनी दवाई प्रेजेंट थी प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोपोफोल प्रेजेंट एट डेथ टाइम। तो बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि जो यहाँ x है
इसका जो रेट ऑफ चेंज है उसने दिया हुआ है डी एक्स बाई जो डी टी है, ये आपको दिया हुआ है प्रोपोर्शनल टू द जो दवाई प्रेजेंट है उसके अंदर एक्स, उसी के प्रोपोर्शनल है। जैसे पॉपुलेशन वाले में हम लिखते हैं ना डी पी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी, ऐसे यहाँ पर लिखना है डी एक्स बाई डी टी प्रोपोर्शनल टू एक्स। तो अब यहाँ से इसको प्रोपोर्शनल को हम हटाएंगे, तो क्योंकि दवाई का जो असर है वो कम होगा धीरे धीरे, तो इसलिए माइनस के एक्स ले लेंगे। एक्स को यहाँ लाएंगे माइनस के डी टी, तो यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास log x इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस में c। अब यहाँ पर ज़्यादातर इस तरह के क्वेश्चंस में अगर आपको वैल्यू मिलती है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मिलेगी, तो आप इसको यूजुअल मेथड से करना चाहें बाद में जाके एक्सपोनेंशियल में कर दें, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर आप यहीं से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। वो कैसे किया जाता है, इस log को जब हम इधर लेके जाएंगे तो e की पावर और x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो e में कन्वर्ट हो जाता है और ये जो टर्म्स आती है ये पावर में शिफ्ट हो जाती है, और इसको हम अलग करेंगे ऐसे e की पावर माइनस के टी इंटू में e की पावर c। तो e की पावर c जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, तो इसको हटाकर हम लिख देंगे खाली c। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब यहाँ पर पहले वही काम करना है, वही करना है कि c की वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू निकालनी है। अब c की वैल्यू निकालनी है तो हमें यहाँ पर पहले तो ये क्या करा कि शो दैट द प्रोपोफॉल गिवन इंट्रावेंसली इज एलिमिनेटेड एक्सपोनेंशियली फ्रॉम द पेशेंट ब्लड स्ट्रीम, यानी हमें ये वाला जो रिलेशन है ये शो कर देना है। ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ठीक है, सी आप यहाँ पर लिख दो, ये हमारे पास इक्वेशन एक बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब आगे क्या कहता है कि व्हाट डोज ऑफ प्रोपोफॉल शुड बी इंजेक्टेड टू इंड्यूस अनकॉन्शियसनेस इन ए 50 kg एडल्ट फॉर ए 2 hours ऑपरेशन। अगर हमें एक 50 kg एडल्ट को 2 घंटे के लिए एनेस्थाइज करना है तो हमें उसको कितना अमाउंट दवाई जो है वो देनी पड़ेगी। एज्यूम हाफ लाइफ ऑफ प्रोपोफॉल 5 hours। तो अब स्टार्टिंग में जब हम दवाई देंगे, हमें स्टार्टिंग की अभी क्वांटिटी तो पता नहीं है कि कितनी हमें देनी चाहिए, वो तो हमें निकालना है। तो हम मान के चलते हैं कि लेट x इक्वल्स टू एक्स नॉट इफ t इक्वल्स टू 0। जैसे बाकी क्वेश्चंस में लेके चलते थे t जब 0 होगा तो p की वैल्यू कितनी होगी, p नॉट होगी, ऐसे हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं, बस यहाँ x को p से रिप्लेस कर दिया। तो अब यहाँ पर x की जगह आप डालो x नॉट, ये हो जाएगा आपके पास c और ये हो जाएगा e की पावर माइनस 0। तो e की पावर 0 ही हो गया, e की पावर 0 1 होता है, यानी c की वैल्यू मिल गई आपको x नॉट। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा x इक्वल्स टू एक्स नॉट e की पावर माइनस के टी। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म आ गया आपके पास। अब हमें ये क्या, इसने साथ में ये दिया कि जो इस प्रोपोफॉल की हाफ लाइफ हो जाती है 5 घंटे में, प्रोपोफॉल की हाफ लाइफ 5 घंटे में हो जाती है, यानी अगर t की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू इस स्टार्टिंग में जो हमने दवाई दी थी उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन की सेंस एक बार समझ लो, बाकी क्वेश्चन करना वैसे ही है जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चंस करते हो, वैसे ही करना है। तो देख के घबराना नहीं है कि भाई ये आ गया ड्रग एसिमिलेशन आ गया तो भैया क्या करेंगे। ठीक है, जो कुछ हम ऐसे कर रहे हैं ऐसे ही आप करेंगे। तो यहाँ पर अब आपके पास x की जगह पर डाल दो एक्स नॉट बाई 2, यहाँ भी आ गया एक्स नॉट, ये हो गया e की पावर माइनस के टी। t की वैल्यू कितनी थी 5, तो x नॉट से x नॉट कटेगा, यहाँ पर बचेगा आपके पास 1/2, इधर आ जाएगा e की पावर माइनस 5k। ठीक है, अब अगर आप e की पावर को अगर आप पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसको आप नीचे ला सकते हैं, ऐसे 1/2 इक्वल्स टू 1/e की पावर 5k, यानी यहाँ से e की पावर 5k की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। अब ये कहता है कि जो जिसको एनेस्थाइज करना है वो 50 kg का एडल्ट है। अब 50 kg के एडल्ट में कम से कम उसके बॉडी वेट के हिसाब से 3 मिलीग्राम प्रोपोफॉल उसके अंदर हमें डालना चाहिए अगर हम उसे 2 घंटे के लिए एनेस्थाइज करना चाहते हैं तो यानी इसका मतलब हुआ कि अगर हमें टी को 2 घंटे के लिए रखना है, ठीक है, 2 घंटे के लिए उसे एनेस्थाइज करना है, तो जो प्रोपोफॉल की क्वांटिटी है वो कितनी होनी चाहिए, 3 को मल्टीप्लाई कर दो उसके बॉडी वेट से, यानी 150। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास रिलेशन बन कर आया था, ये जो रिलेशन बनकर आया था इसमें आपके पास देखो e की पावर
एक्स की जगह पर तो आप वो पुट कर दोगे 150, ठीक है। एक्स नॉट ये हमें निकालना है, ई की पावर माइनस के टी, तो ई की पावर हम ले लेते हैं यहाँ पर ई की पावर -2k। अब आपको यहाँ पर इस वैल्यू का यूज़ करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारे पास जो ई की पावर 5k की वैल्यू थी ये 2, हमें चाहिए वहाँ पर ई की पावर 2k की वैल्यू। तो वो कैसे निकलेगी, आप यहाँ से 5 को ऐसे करो, ई की पावर k और इसकी पावर ऐसे कर दो 5। अब इस 5 को जब आप उधर ले जाओगे तो ये 2 की पावर 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ई की पावर k की जो वैल्यू आ जाएगी 2 की पावर 1/5 आ जाएगी, और यही वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो इस वैल्यू 1.1487 को यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, तो 1.1487। अब यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है काम, ई की पावर जो -2k है इसको मैं रेसिप्रोकल अगर कर दूँ तो ये बनेगा ई की पावर 2k, और ई की पावर 2k को मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब ई की पावर k की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1.1487, इसको अब यहाँ पर पुट कर दो 1.1487, तो x नॉट की वैल्यू आ जाएगी 150 इंटू 1.1487। और अब इन दोनों को, सॉरी इसका स्क्वायर तो नहीं है, स्क्वायर है ना, इसका स्क्वायर भी तो है, तो इसका स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उसको हम 150 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इसकी 1.3195, यार ये 197.93 मिलीग्राम, 197.93 मिलीग्राम। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं, इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं जी। तो आपके पास है 1.1487 इंटू 1.1487 इंटू 150, तो 197.926 आ रहा है, तो उसको राउंड ऑफ करके 93 हमने कर दिया है। तो इस तरह से ड्रग एसिमिलेशन का क्वेश्चन आएगा, एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, बाई चांस आ गया तो भैया आपके तोते उड़ जाएंगे, ये बता रहा हूँ, अगर प्रैक्टिस पहले से नहीं करा होगा तो। अब उसके बाद हम चलते हैं टाइम सीरीज। हमारा क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन है उसके अंदर अनयूजुअल, लेकिन अब तक उसे हम कई बार कर चुके हैं तो वो मेरे ख्याल से अनयूजुअल रहा नहीं, तो इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ रिपीट नहीं करा है, जिसमें सिग्मा एक्स की वैल्यू 1 आती है या मतलब 0 नहीं आती है। तो उस क्वेश्चन में आपको दोनों इक्वेशंस लेके टाइम सीरीज की फिर आपको ए बी की वैल्यू निकालनी होती है। तो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अब वो अनयूजुअल नहीं है। यहाँ पर सिंकिंग फंड का क्वेश्चन, आप कहोगे सिंकिंग फंड तो सर हम करते ही रहते हैं, तो बहुत आसान क्वेश्चन है और ये तो बहुत यूजुअल क्वेश्चन है, लेकिन स्टेटमेंट पढ़ो तो थोड़ा सा अनयूजुअल ये है। कैसे है देखो कि मिस्टर एक्स प्लान टू सेव अमाउंट फॉर हायर स्टडीज ऑफ हिज सन। तो मिस्टर एक्स ने क्या करा, अपने बेटे की स्टडी के लिए कुछ पैसे बचाने हैं। रिक्वायर्ड आफ्टर 10 years ही एक्सपेक्ट the cost of these study to be ₹1 lakh. How much should he save at the beginning of each year? बस यही यहाँ पर अनयूजुअल है। ज़्यादातर क्वेश्चन में आप देखोगे सिंकिंग फंड में वो हमेशा एट द एंड की ही बात करता है, अगर कुछ नहीं भी दिया हुआ तो भी आपको एट द एंड ही लेना है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है इन द बिगिनिंग। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक वैल्यू और मिलनी चाहिए थी हमें, चलो वो वैल्यू आपको मिलेगी, मैं फ़िलहाल तो ऐसे ही लिख दूंगा अभी, पर वो वैल्यू आपको मिलेगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो टाइम है 10 साल का टाइम है, ठीक है, और अमाउंट जो इकट्ठा करना है ये करना है 1 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, कंपाउंडेड एनुअली है, तो यानी 0.12 आ गया। अब जो पैसा आपको एक्यूमुलेट करना है, पेमेंट उसकी बिगिनिंग में करनी है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो फार्मूला रहेगा इसका सिंकिंग फंड का, A = R 1 + I की पावर n-1 डिवाइडेड बाय I इंटू 1 + I, ये और यहाँ पर आएगा, ठीक है। बस यही इसमें चेंज होगा, बाकी सब कुछ तो वैसे ही करना है। ए हमें करना है कितना 1 लाख, आर हमें निकालना है 1 + 0.12 की पावर 10 -1 डिवाइडेड बाय 0.12, यहाँ आ जाएगा 1 + 0.12। ये 0.12 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ये आ जाएगा आपके पास 12,000। अब आपको ये क्वेश्चन में देखना होगा कि 1
1.12 की पावर 10 की वैल्यू है या 1.12 की पावर 11 की वैल्यू है। इन दोनों में से कोई एक वैल्यू आपको दे रखी होगी। ठीक है, अभी अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू हमें दे रखी है 11 की। तो उसमें हम क्या करेंगे, 11 के लाने के लिए क्या करेंगे, ये आपके पास 1.12 की पावर 10 आएगा, ये तो हम उधर शिफ्ट कर ही दिए, ये 1.12। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो, इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 1.12 की पावर 11 और माइनस 1.12 ऐसे बनेगा। तो इसकी जो वैल्यू दे रखी हो तो यहाँ पर पुट कर देंगे, अगर 10 की वैल्यू दे रखी होती तो यहाँ पर पुट कर देते। तो ये जो वैल्यू हमारे पास है कितनी दे रखी है भाई, ये वैल्यू तो नहीं दे रखी है, सीधा यहाँ तो सॉल्व ही कर रखा है मेरे ख्याल। ये क्वेश्चन शायद एमएल में था, वहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है इसकी। इसकी वैल्यू है जी 3.477, 3.477 माइनस 1.12, इसको माइनस करो तो 7 माइनस 2 5, 4 माइनस 1 3, इधर आ गया आपके पास 2। इसको यहाँ ला के डिवाइड करेंगे तो आर आ जाएगा आपके पास 12,000 डिवाइडेड बाय 2.357, और इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आएगा हमारे पास 509.22, 5091.22। तो इसलिए सिंकिंग फंड में बस यही अनयूजुअल हो सकता है। बाकी तो इस तरह के क्वेश्चन तो हम कर ही चुके हैं कि भाई अभी मशीन की कॉस्ट इतनी है, बाद में बढ़ के इतनी हो जाएगी या इतने % बढ़ जाएगी, उस तरह के तो क्वेश्चन आप लोग यूजुअली करते रहते हैं, तो वो कुछ अनयूजुअल नहीं है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी मैं कहूँ तो अनयूजुअल अब नहीं है, अनयूजुअल अब नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफ़ी डिस्कस हो चुका है, कई वीडियोस में ये क्वेश्चन भी कराया हुआ है। तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को दोबारा करने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर आप लोग इसको देखना चाहते हैं तो EMI की जो एक्सरसाइज वाली वीडियो है उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको दोबारा करके आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं करा है, और जिन्होंने कर लिया है उनका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। जिन्होंने अभी तक नहीं करा है तो वो आप एक्सरसाइज जाना 12.3 उसकी वीडियो देख लेना, या फिर उसमें वन शॉट में शायद ये कराया हुआ है, एक बार चेक कर लेना भाई। मेरे को कई सारे वीडियो हो गए तो याद भी नहीं है कि क्या किस में क्या कराया है, तो एक बार चेक कर लेना। तो अगर वो नहीं मिले तो एक्सरसाइज की वीडियो में डेफिनेटली आपको मिलेगा, वहाँ पर जाके आप इसको कर लेना। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन कहता है कि एक ग्रुप है हमारे पास, ये असाइनमेंट प्रॉब्लम है। नॉर्मली LPP में हम कर रहे हैं डाइट प्रॉब्लम, हम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम, ठीक है, एक ट्रांसपोर्टेशन का क्वेश्चन और एक ही असाइनमेंट का क्वेश्चन हमने बहुत कम किया है। तो इन दो क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी हम असाइनमेंट करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी हैज़ 2 ग्रुप्स ऑफ इंस्पेक्टर, नेमली ग्रुप A एंड ग्रुप B। ठीक है, 2 तरीके के ग्रुप है जिसके अंदर कुछ इंस्पेक्टर्स काम कर रहे हैं। तो हम मान लेते हैं ग्रुप A के अंदर जो इंस्पेक्टर है वो X और ग्रुप B के अंदर जो इंस्पेक्टर है ये Y। तो जितने आप ग्रुप के इंस्पेक्टर लोगे उनको X और Y मान लेना। अब आगे कह रहा है हुआ असाइन टू डू ए क्वालिटी इंस्पेक्शन वर्क, इनको काम दिया कि भाई क्वालिटी आपको चेक करनी है। इट इज़ रिक्वायर्ड दैट एटलीस्ट 1500 पीसेज आर इंस्पेक्टेड फॉर 8 आवर डे, और ये उनको बताया गया कि कम से कम भैया 8 घंटे का जो दिन है उसके अंदर आपको 1500 पीसेज तो चेक करने ही करने हैं। इट इज़ नोन दैट इंस्पेक्टर ऑफ ग्रुप A कैन चेक पीस एट द रेट ऑफ 20 पर आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 96%। जो ग्रुप A के इंस्पेक्टर हैं वो 1 घंटे के अंदर 20 पीसेस चेक कर रहे हैं विद एक्यूरेसी ऑफ 96%, यानी 4% की गलती हो जाती है। वाइल इंस्पेक्टर ऑफ ग्रुप B कैन चेक एट द रेट ऑफ 14 पीसेस पर आवर विद एन एक्यूरेसी ऑफ 92%। ग्रुप B के इंस्पेक्टर थोड़े से आलसी हैं, 1 घंटे के अंदर 14 पीसेस चेक करते हैं, लेकिन इन एक्यूरेसी भी उनकी ज़्यादा है। एक्यूरेसी 92% है, मतलब इन एक्यूरेसी 8% है। काम भी कम कर रहे हैं, गलती भी ज़्यादा कर रहे हैं। द इंस्पेक्टर ऑफ ग्रुप A एंड B आर पेड ₹5 एंड ₹4। इसीलिए ग्रुप A के इंस्पेक्टर को 5 रुपये मिल रहे हैं, ग्रुप B के इंस्पेक्टर को 4 रुपये मिल रहे हैं, काम कम करते हैं। ईच टाइम एन एरर इज कॉस्ड बाय द एनी इंस्पेक्टर इट कॉस्ट ए लॉस ऑफ ₹3 टू द कंपनी। अगर कोई इंस्पेक्टर गलती करता है तो 3 रुपये का लॉस कंपनी को होगा। द कंपनी हैज़ 10 इंस्पेक्टर इन ग्रुप A। कंपनी के पास ग्रुप में 10 इंस्पेक्टर हैं, ग्रुप B के अंदर 15 इंस्पेक्टर हैं। तो कंपनी वांट्स टू डिटरमाइन द ऑप्टिमल असाइनमेंट ऑफ इंस्पेक्टर टू मिनिमाइज टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट।
अब कंपनी को जो इंस्पेक्शन कॉस्ट है वो कम से कम पड़े, इसके लिए उसे ग्रुप बी और ग्रुप ए के जो इंस्पेक्टर हैं वो कितने कितने लगाने हैं, इसका हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करना है। यहाँ पूरा सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, यहाँ पर हमें सिर्फ फॉर्मुलेट करनी है एलपीपी। फॉर्मुलेट अगर होगी तो उसके बाद तो ग्राफ का काम होता है, वो तो आप लोग बड़े ईजिली अब बना ही सकते हैं। तो अब पहले हम यहाँ से कंस्टेंट्स बनाते हैं। तो अगर सबसे लास्ट में लाइन इसमें बताया कि 10 इंस्पेक्टर ग्रुप ए में है, तो x की जो वैल्यू आप लेंगे वो लेस देन इक्वल्स टू 10 होगी। 10 से ज़्यादा तो इंस्पेक्टर ही नहीं है, तो लेंगे कहाँ से, एक कंस्टेंट ये बनेगा। दूसरा कंस्टेंट y की वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 15 होगी, क्योंकि ग्रुप बी के अंदर 15 इंस्पेक्टर हैं। इसके अलावा जो x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, ये तो हमारा बनेगा ही बनेगा हमेशा, ये तो हर क्वेश्चन में बनेगा ही। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट कंस्टेंट पर। यहाँ पर कह रहा है कि भाई 1500 पीसीस चेक करने 8 घंटे का दिन है, और उसने बताया कि भाई ग्रुप ए के इंस्पेक्टर 1 घंटे में 20 चेक कर पाते हैं, 1 घंटे में 20 पीसीस चेक कर पा रहे हैं, मतलब 20 इंटू में 8। 1 घंटे में अगर 20 है तो 8 घंटे में मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू में x, और x नंबर ऑफ इंस्पेक्टर है, प्लस तो दूसरे इंस्पेक्टर है 1 घंटे में 14 कर रहे हैं, तो 14 इंटू में 8 इंटू में y। अब ये दोनों टोटल क्वांटिटी है, कह रहा है कि 1500 पीसेस तो होनी चाहिए, तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1500, इससे कम में बात नहीं बनेगी। तो ये आ गया यहाँ पर 160x, इधर आ गया 112y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1500, ये बन गया आपका फोर्थ कंस्ट्रेंट। अब जो z बनेगा, जो कंपनी को कॉस्टिंग पड़ रही है, जो कंपनी को खर्चा पड़ रहा है, वो z बनेगा। तो पहले हम कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट फॉर ग्रुप ए, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, अब ग्रुप ए के अंदर x इंस्पेक्टर है, तो इनकी कॉस्टिंग कंपनी को कितनी पड़ रही है, कंपनी इनको 5 रुपये पर आर, 5 रुपये का तो मतलब खर्चा दे ही रही है पर आर के हिसाब से, प्लस अब ये क्या कर रहे हैं, जो कंपनी ये जो गलतियां कर रहे हैं, उस गलती की वजह से कंपनी को तो लॉस हो रहा है, वो तो कंपनी को बियर करना पड़ेगा, ये थोड़े ना बियर करने वाले हैं। कंपनी कह रही हम ही बियर कर लेंगे भाई 3 रुपये के हिसाब से, तो 3 रुपये के हिसाब से कंपनी लॉस को बियर कर रही है। अब गलती कितनी है, गलती कितनी है, वो 20 पीसेज जब चेक कर रहे हैं तो उस पर 96% की एक्यूरेसी है, मतलब 4% की इनएक्यूरेसी है, यानी 20 पीसेस पर 4% की इनएक्यूरेसी है। तो ऐसे लिख देंगे, इसको सॉल्व करो, 5 + 3 × 6, 6 × 4 = 24, और उसके बाद 0 डेसिमल आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। ठीक है, तो 20 × 60, 6 × 24, तो ये हो गया 5 और 2 7, 7.40x। उसके बाद कॉस्ट फॉर ग्रुप बी निकालते हैं। तो ग्रुप बी के इंस्पेक्टर है y हमारे पास। अब इसकी जो कॉस्टिंग कंपनी दे रही है 4 रुपये दे रही है, और इस पर जो खर्चा हो रहा है कितना, मतलब इस पर 3 रुपये का खर्चा तो खैर दोनों पे होना ही है। पीसेस कितने चेक कर रहे हैं, ये 14 पीसेस चेक कर रहे हैं, और इनएक्यूरेसी कितनी है इनकी 92%। तो एक्यूरेसी 92 है तो इनएक्यूरेसी हो जाएगी 0.08। इसको सॉल्व करो, ये आ जाएगा 4, देखो ये आ जाएगा 8 × 3 = 24, 24 × 4 = 96, बचेंगे 9, 24 और 9 = 33, डेसिमल आ जाएगा इधर, तो ये बनेगा 33 और 4 = 37, तो डेसिमल आना चाहिए 2 के बाद ना, 3.36, तो ये बनेगा 7.36y। ठीक है, ये इसकी कॉस्ट होगी, ये इसकी कॉस्ट होगी, लेकिन ये दोनों कॉस्ट कितने हैं हमारे पास, पर आर की कॉस्ट है। ये यहाँ पर भी देखो पर आर है, और जो पीसीस चेक कर रहे हैं ये भी पर आर है, तो इन दोनों को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब बनेगा हमारा z। तो 7.40x + 7.36y इंटू कर देंगे 8, तो आ जाएगा 8 × 32, 8 × 7 = 56 और 3 = 59, प्लस 8 × 6 = 48, 8 × 3 = 24 और 4 = 28, 8 × 7 = 56 और 2 = 58, 58.88y। ये आपके पास बनेगा इसका कंस्टेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में कहता है कि एन ऑयल कंपनी हैज 2 डिपो ए एंड बी विद कैपेसिटी ऑफ 7000 लीटर एंड 4000 लीटर रिस्पेक्टिवली। द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल टू द 3 पेट्रोल पंप D, E and F whose requirement are this, this and this.
इस तरह के क्वेश्चन में जो आपको ये डिपो होता है, पहले तो ये डिपो बनाना पड़ता है जी। ये डिपो 7000 की कैपेसिटी है और डिपो बी है, इसकी कैपेसिटी है 4000। अब यहाँ से तीन जगह सप्लाई हो रहा है, डी, ई और एफ पर। ये डी हो जाएगा, यहाँ पर ई रख दो और यहाँ पर एफ रख दो। इनकी कैपेसिटी कितनी कितनी है? इनकी कैपेसिटी है आपके पास 4500, 3000 और उसके बाद 3500। इन तीनों का टोटल हमेशा इसके दोनों के बराबर होता है। अब यहाँ से आपको सप्लाई करनी है और सप्लाई करने के बाद जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो हम यहाँ से निकालेंगे। तो जो सप्लाई होता है इससे हम बनाते हैं इसके कंस्टेंट्स। तो सप्लाई कैसे करेंगे? यहाँ से हमने इसको x दिया, यहाँ से इसको हमने y लीटर दिया, यहाँ से हम, क्योंकि x और y के अंदर ही हमें रखा है, लीनियर में रखना है और दो वेरिएबल में रखना है, तो इसके पास 7000 था, तो 7000 में से जो बाकी बचेगा वो हमने इधर सप्लाई कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसको सप्लाई कैसे मिलेगी, क्योंकि एक्स वाई तो आप ऑलरेडी ले ही चुके हो। अब इसने कहा कि भाई इसको चाहिए था 4500, इसने x यहाँ से ले लिया, तो बाकी का जो है यहाँ से ले लेगा, यानी ये बनेगा आपके पास 4500 माइनस एक्स। ऐसे इसको चाहिए था 3000, तो इसको y वहाँ से मिल गया। इसको चाहिए था 3500, इसको इतना यहाँ से मिल गया। तो 3500 में से माइनस करोगे आप 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। इसकी ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस एक्स माइनस वाई प्लस के हो जाएंगे, और ये 3500 में से 7000 हो जाएगा माइनस, यानी इसका ये बनेगा। तो ये सारी जो चीज़ें आई हैं इनसे बनेंगे कंस्टेंट्स। तो कंस्टेंट पहला क्या बना? x जो सप्लाई हो रही है नेगेटिव तो होगी नहीं, एक ये बनेगा, y ये आ गया, इसका कंस्टेंट बनाओगे 7000 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन, सभी में पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना है, बाद में उसको सॉल्व करना है। 7000 को उधर ले जाएंगे तो ये बनेगा माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 7000। आप यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो साइन हो जाएगा इसका चेंज, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7000। ये कंस्टेंट बन गया आपका थर्ड। ऐसे ही इसका बनाएंगे 4500 माइनस एक्स, तो सेम प्रोसेस करेंगे, इसको जब उधर ले जाएंगे साइन कॉमन निकालेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास x लेस देन इक्वल्स टू 4500। उसके बाद ये कंस्टेंट है आपके पास 3000 माइनस वाई, इसको भी ऐसे ही करना, तो y आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 3000। ये बनेगा हमारे पास फिफ्थ। एक कंस्टेंट यहाँ से बनेगा x प्लस वाई माइनस 3500 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसमें तो ये इधर जाएगा तो इसमें साइन चेंज नहीं होगा, तो ये तो बन गए इसके कंस्टेंट्स। अब बनाना है हमें इसका z। तब z के लिए कह रहा है कि अगर आप a से x पर सप्लाई करते हो, d पर सप्लाई करते हो, कितना x लीटर, तो उसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको ₹7। मतलब डिस्टेंस उसका 7 है और हमें 1 किलोमीटर 1 रुपये का, 1 किलोमीटर 1 लीटर का 1 रुपया पड़ता है। तो सीधा सीधा है कि भाई हमें 1 से मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इस 7 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 7x। फिर a से हम d पे सप्लाई कर रहे हैं 6, तो 6 को y से मल्टीप्लाई करो 6y। फिर 3 का जो कॉस्ट है वो इससे मल्टीप्लाई करो, 3 का जो डिस्टेंस है, प्लस इस 3 को अब b पर आ जाओ, b पर सप्लाई हो रहा है d पर, तो b से d का डिस्टेंस है कितना 3 किलोमीटर, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर इसको 3000 माइनस वाई को 4 से कर देंगे, और फिर x प्लस वाई माइनस 3500 को 2 से कर देंगे। बस सब इनको कर लो मल्टीप्लाई, तो हमारा पास आ जाएगा इसका z। देखो 7x प्लस 6y, 3 7 जा 21,000 माइनस 3x माइनस 3y। 3 से इसको करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। 3 से इसको करेंगे तो आ जाएगा माइनस 3x। उसके बाद 4 से इसको करते हैं तो 4 3 जा 12, 4y 2x 2y माइनस 7000।
तो इसको सॉल्व किया हमारे पास तो आया 7x माइनस 3x 4 हो गया, 4 माइनस 3 1 हो गया, 1 प्लस 2 3 आ गया। y वाली टर्म देखो 6 माइनस 3 3 हो गया, और 3 प्लस 2 5 हो गया, 5 माइनस 4 1 हो गया। और जो नंबर्स है आपके पास 21,000 ये, 12,000 ये, 33 माइनस 7 26 में इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 39,500। तो इस तरह से इसका कंस्टेंट बनेगा। और इसी क्वेश्चन के साथ ही ये वीडियो हम यहीं पर ही फिनिश कर दें। आई होप आपको इस तरह के जो अनयूजुअल क्वेश्चंस हैं थोड़े से वो करने आ चुके होंगे, और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में गलती से आ गया, उम्मीद करेंगे कि ना आए, लेकिन गलती से आ गया तो आप छोड़ के बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।